हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम परीक्षा है, हर मोड़ आस्था है और हर मंजिल मोक्ष का द्वार। ये है चार धाम यात्रा, भारत की सबसे पवित्र और सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा। हेलो दोस्तों, आज मैं ले चलूँगा आपको चार धाम की यात्रा पे। बेसिकली दो तरीके की चार धाम यात्रा होती है इंडिया में। एक तो मेन चार धाम यात्रा है और एक उत्तराखंड में चार धाम यात्रा होती है जिसे हम छोटा चार धाम यात्रा या उत्तराखंड चार धाम यात्रा बोलते हैं। ये चार धाम यात्रा सिर्फ एक मंदिरों का ट्रिप नहीं कह सकते हैं। आपको नेचर के करीब जाने का मौका मिलेगा। अगर आप घूमने के ख्याल से जा रहे हैं तो जिस तरीके का ये पूरा यात्रा और वहाँ के सीन और बाकी चीज़ें आपको एक अलग तरीके का रोमांच पैदा करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं, इन चार धाम यात्रा में बेसिकली चार मंदिर हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ केदारनाथ जाते हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लोग बद्रीनाथ जाते हैं, भगवान विष्णु का मंदिर जो बद्री विशाल है। गंगोत्री और यमुनोत्री है जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है। तो लोग डिसाइड करते हैं, अगर आप पूरे यात्रा को करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी यात्रा करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का समय लगेगा। और चाहे तो आप यात्रा की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये यात्रा पूरी तरीके से क्लॉकवाइज चलता है। अगर आप उत्तराखंड के मैप को देखेंगे ना, वहाँ पे जिस तरीके से ये सारे लोकेशन है और यात्रा जब आप शुरू करते हैं तो यमुनोत्री से यात्रा शुरू होती है, फिर क्लॉकवाइज आप गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री के बाद आप केदारनाथ और बद्रीनाथ। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से आ रहे हैं और आपको यात्रा करनी है, अगर आप एयर थ्रू फ्लाइट आ रहे हैं तो देहरादून और ऋषिकेश के पास जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, आप वहाँ पे फ़्लाइट से उतर सकते हैं। अगर आप दिल्ली या किसी और शहर से ट्रेन से आ रहे हैं तो ऋषिकेश या हरिद्वार आपका नियरेस्ट स्टॉपेज है, वो पहला पड़ाव है जहाँ पे आप उतरेंगे। आप हरिद्वार उतर के फिर वहाँ से आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर हम हरिद्वार को डे 1 माने तो फर्स्ट डे आप हरिद्वार में कोशिश ये कीजिए कि आप हरिद्वार अर्ली मॉर्निंग आ जाए, एटलीस्ट 3-4 बजे तक, क्योंकि सुबह में वहाँ से बस आगे के लिए जाती है। अगर आप जहाँ के लिए भी यात्रा, वहाँ से बेसिकली केदारनाथ के लिए भी बस जाती है, बद्रीनाथ के लिए भी और गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी। आप पूरी यात्रा उस फ्रेम में करना चाह रहे हैं कि जो प्रॉपर यात्रा रूट है, तो आप वहाँ से हरिद्वार से यमुनोत्री की यात्रा शुरुआत कीजिए पहले दिन। यमुनोत्री के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस मिल जाएगी। बस का किराया हार्डली 500 से 600 रुपये होता है। नॉर्मली प्राइवेट और जो रोडवेज की बसें हैं वो जाती है। 6 से 7 घंटे का रास्ता है। किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर होगा, लेकिन जब पहाड़ों में आप जाते हैं तो टाइम लगता है। पहले यात्रा के लिए आप यमुनोत्री के लिए निकलिए। बस आप सुबह में अगर 5-6 बजे ले रहे हैं, रास्ते में 1-2 स्टॉपेज है। सबसे खूबसूरत क्या है कि जब आप ऋषिकेश से यमुनोत्री के लिए जाते हैं, वो रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप एक तरफ बिल्कुल यमुना नदी है आपके साथ और दूसरी तरफ पहाड़ और उत्तराखंड की वादियाँ, खूबसूरती। रास्ते में बस में एक जो यमुनोत्री का मेन पॉइंट है, उसमें एक मेन स्टॉपेज है बरकोट। छोटा सा कस्बा है, बट कई बार वो स्टॉपेज का पॉइंट होता है, बाकी चीज़ें होती है। सुबह अगर आप 5-6 बजे निकले हैं, शाम के 3-4-5 बजे तक आप यमुनोत्री बेस कैंप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप पहले से आपने अपनी बुकिंग करा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराई है तब भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे बेस कैंप है, होम स्टे है, बहुत सारे टेंट है। अब जैसे अभी आप अप्रैल में जा रहे हैं, अप्रैल और मई पीक सीजन होता है। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि आप होम स्टे आपको कितना मिलेगा, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आप 500 रुपये में भी आपको एक रात के लिए मिल सकता है, या फिर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो 5000 रुपये भी देने पड़ेंगे। तो या तो आप पहले बुक कर लो या वहाँ पहुँच के करो। आप वहाँ पे जाओ, आराम से वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, रहना खाना।
जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, अगेन ये पूरा उत्तराखंड हरिद्वार ऋषिकेश तक आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिलने वाला है। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हो, यमुनोत्री की तरफ या गंगोत्री की तरफ, टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। तो बेहतर ये है कि आप गर्म कपड़े लेके जाएं, क्योंकि यमुनोत्री बेस कैंप में भी रात के समय में कई बार टेम्परेचर अप्रैल मई में 2-3 डिग्री चला जाता है। तो आप गर्म कपड़े लेके जाएंगे, बेहतर होगा। रात में वहाँ स्टे कीजिए। सुबह कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे तक जितनी जल्दी आप उठ के फ्रेश हो जाएं और फ्रेश होकर के यमुनोत्री मंदिर के लिए निकल जाएं। 6-7 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, बट यमुनोत्री का ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा है कि वो काइंड ऑफ बिल्कुल ऐसे है, खड़ी चढ़ाई है और रास्ता बहुत वैसा है कि बहुत कंजेस्टेड कह सकते हो, पतली से रास्ता, उसी से लोग जा रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, घोड़े खच्चर भी उसी रास्ते से, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप पहले से ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्डली 3 से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप चाहे घोड़े खच्चर भी ले सकते हैं, 600 से 1000-2000 रुपये तक वो चार्ज करते हैं। सामान आपके पास ज़्यादा है, आप पिट्ठू की मदद ले सकते हैं, सामान पिट्ठू को आप दे दो और आप ऊपर, पिट्ठू तो आप समझते होंगे, मोस्टली जो अपने पीठ पे सामान और बाकी चीज़ें लेके जाते हैं। सो रास्ते में यमुनोत्री वाला रास्ता में कुछ वैसा है कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी खाने पीने की, क्योंकि रास्ता बहुत वैसे है, संकरी है, और दूसरी चीज़ कि वो 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, कोई बहुत लंबा नहीं है। ऊपर जैसे आप पहुँचेंगे मंदिर से 1 किलोमीटर पहले, वहाँ पे रहने का, खाने का सारा है। बट अगर सुबह आप जा रहे हैं तो वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पहुँचिए। बेस्ट पार्ट वहाँ पे मंदिर दर्शन करने से पहले आप यमुना नदी की वो खूबसूरती देख सकते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ इंडिया में कोई अगर रह रहा है ना, तो यमुना नदी के नाम से ही उसको लगता है कि कोई काली सी नदी, जो सीवेज सिस्टम जहाँ पे हो, नाले जैसा हो। मतलब यू कांट इमेजिन कि जो यमुना नदी वहाँ पे है, मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार देखा ना, मुझे लगा कि यमुना नदी इतनी साफ़ हो कैसे सकती है। बिल्कुल वो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है और वो पानी जैसा यहाँ पे हम बॉटल वाला पानी पीते हैं, उससे भी साफ़ पानी है। लोग वहाँ पे वही पानी पीते हैं और वो नदी वहाँ से इवन ऋषिकेश वाले उत्तराखंड देहरादून वाले एरिया तक बहुत साफ़ आई है, नीचे आने के बाद वो जो भी हो पॉल्यूशन बाकी चीज़। बट यमुना की प्रॉपर खूबसूरती आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर मंदिर के पास एक गर्म कुंड है जिसको सूर्य कुंड बोलते हैं, और वैसे भी ऐसा माना जाता है कि यमुना जी को भगवान सूर्य की पुत्री माना गया है, जो हमारे धार्मिक कहानियाँ और बाकी चीज़ें हैं। सो आप वहाँ पे उस गर्म कुंड में स्नान कीजिए, उसके अपने अलग महात्म्य है कि उसमें स्नान करने से आपके सारे जो भी जिस तरीके की बीमारियां हैं, रोग हैं, कष्ट है, वो मिट जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग जिनको कुछ रोग होता था और बाकी चीज़, वो स्पेशली यमुनोत्री जाते थे उस गर्म कुंड में स्नान करने के लिए, ताकि उनकी सारी चीज़। तो अभी भी वैसा है कि यमुना माता का दर्शन करने से पहले उस कुंड में आदमी स्नान करता है, फिर ऊपर जाके दर्शन करता है। तो आप स्नान करके जाइए, दर्शन कीजिए। खुला स्पेस है मंदिर, पूरे प्रकृति के वादियों में। मतलब सबसे खूबसूरती क्या है ना, कि जो यमुनोत्री मंदिर है, पीले कलर का मंदिर है, नेपाली स्टाइल में बना हुआ। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये नेपाल जैसा आर्किटेक्चर है, और चारों तरफ उसकी पहाड़ों की वादियाँ हैं। मतलब वो ऐसा लगता है कि बस पहाड़ों के बीच में सिर्फ एक मंदिर है और कुछ है नहीं। आप वहाँ पे दर्शन करके कुछ टाइम आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, या आपको एक्सप्लोर करना है, आप वहाँ पे आराम से 2-3 घंटे एक्सप्लोर कीजिए। खाना पीना जो भी करना है, कोशिश कीजिए कि दोपहर 2-3 बजे तक आप नीचे आ जाए, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा वैसा है कि यमुनोत्री वाले रास्ते में शाम 6 बजे के बाद अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जंगल के बीचों बीच है, जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं। ऐसे अभी यात्रा में भीड़ बहुत होती है तो चांसेस कम है, बट फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 2-2:30 बजे तक वहाँ से निकले और शाम के 6 बजे तक आप नीचे आ जाओगे। शाम के 6 बजे तक आप नीचे आओ, फिर आप जिस होम स्टे में है वहाँ पे रुको, क्योंकि रात में वहाँ से जाना बेहतर नहीं होगा। नाइट स्टे आप उस दिन भी वहाँ पे करो, अगले दिन सुबह वहाँ से गंगोत्री के लिए जाना। सो 2 दिन आपका। अगले दिन आप सुबह उठ के, मॉर्निंग में 5-6 बजे के आसपास रोडवेज की 2-3 बसें जाती है उत्तरकाशी के लिए।
उत्तरकाशी वो जगह है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट भी है और ये गंगोत्री जाने के लिए आप वो कह सकते हैं कोई मेन पॉइंट है। और वो लाइक पूरे उत्तराखंड और बाकी इंडिया के सारे पार्ट से वो कनेक्टेड है। सो सुबह-सुबह आप यमुनोत्री से बस या फिर टेम्पो ट्रैवलर या छोटी गाड़ियाँ कुछ भी लेकर के आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से बहुत ईज़िली मिल जाएगी। बेस्ट ये है कि एक दिन पहले अगर आप बुक कर लिए हो तो आपके लिए आसानी होगी। सुबह 5-6 बजे उठें और वहाँ से आप बस लेकर के उत्तरकाशी के लिए निकल जाइए। उत्तरकाशी पहुँचने में मुझे वही लग रहा है कि 7-8 घंटे या कई बार 9 से 10 घंटे भी लग जाते हैं। शाम हो जाएगा आपको उत्तरकाशी पहुँचने में। बट हाँ, जब आप यमुनोत्री से उत्तरकाशी भी जा रहे हैं ना, बॉस आप अपने मोबाइल फुल चार्ज रखना और सोने की गलती मत करना। क्योंकि जब आप विंडो से बाहर के जो मनोरम दृश्य देखेंगे, आपकी नींद कहाँ उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। हाँ, आप में से कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है कि नॉर्मली प्राइवेट बस और गाड़ियों में ट्रैवल करने के बाद बहुत सारे दोस्तों की शिकायत होती है कि उनको वॉमिटिंग आती है, बाकी चीज़ें। सो बेस्ट ये है कि आप अपने साथ कैंडी और बाकी चीज़ें रख लो और जो पूरे रूट है उस रूट का जितना लुत्फ़ उठा सकते हो उठाओ। आप फ़ोटो शूट करो, वीडियो बनाओ, बीच में 1-2 स्टॉपेज आपको मिलेगा और दोनों तरफ शहर के बीचों बीच से गंगा नदी क्रॉस की है। तो वो जिस तरीके से आप कई बार हरिद्वार में जो गंगा नदी देखते हैं या बनारस में जो फीलिंग आती है कि घाट बने हुए अच्छे प्रॉपर और उसके बीचों बीच नदी है, वहाँ पे आप वो चीज़ें देख सकते हैं। उत्तरकाशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। हाँ, लाइक मतलब कंफ्यूज मत हो, एक बाबा विश्वनाथ बनारस में है, लेकिन उत्तरकाशी में भी बाबा विश्वनाथ है। पहले की बात है कि बाबा विश्वनाथ के एक विग्रह को यहाँ पे स्थापित किया गया था और दूसरी चीज़ कि उत्तराखंड के तो हर शहर, हर गली, हर जगह पे भगवान ही है, तो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। समय लगता है वहाँ पे कई बार भीड़ हो तो, बट आप जाइए वहाँ गंगा स्नान कीजिए, भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। स्टे कीजिए रात में। अगर आप जल्दी पहुंच गए हैं तो शाम को, बट वहाँ पे शाम वही दोपहर में 2-3 बजे के बाद थोड़ी सी मुश्किल होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने की। रात में स्टे करके अगले दिन सुबह उठ के वहाँ से आप उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए आप टेम्पो ट्रैवलर या फिर छोटी गाड़ियाँ ले सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 250 से 300 रुपये वहाँ से किराया है गंगोत्री का। आप और वही समय 4 से 5 घंटे, हार्डली 6 घंटे लगेगा। सो उत्तरकाशी से जब आप गाड़ी लेकर के उत्तराखंड गंगोत्री के लिए जाते हैं, अगेन वो रास्ता भी आपको बहुत खूबसूरत दिखेगा क्योंकि पूरे रास्ते आपको भागीरथी नदी दिखती है। भागीरथी नदी गंगा का ही नाम है। एक्चुअली जब गंगा गोमुख से निकलती है तो देवप्रयाग तक उनका नाम भागीरथी है और देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तो वो फिर गंगा बन जाती। तो उस एरिया में जो भी है उनको वो मोस्टली लोग भागीरथी के नाम से ही बुलाते हैं। और वहाँ पे क्या है ना कि आप बिल्कुल पहाड़ों पे हैं तो गंगा आपको नॉर्मली आपके पैरेलल दिखेगी, जैसे मैदानी इलाके में होते हैं उस तरीके से। इन सब के साथ साथ वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है हर्सिल वैली। वो लोग नॉर्मली वैली की बात करते हैं तो कई बार जम्मू JNK की बात करते हैं कि कश्मीर की वादियाँ, बट ये जो हर्सिल वैली है ये इटसेल्फ सोनमर्ग और गुलमर्ग से भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप सर्दी के टाइम में जाएंगे तो ये हर्सिल वैली पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका होता है। और जो गंगोत्री माता का मंदिर है उनके विग्रह को भी सर्दियों के समय में यही हर्सिल वैली के पास एक गांव में रखा जाता है। तो आप हर्सिल वैली के पास चाइना का बॉर्डर भी है नेशनल पार्क के पास। तो अगर आपके पास समय हो तो आप हर्सिल वैली में रुक करके एक दिन वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं तो आप आराम से गंगोत्री पहुँचो। गंगोत्री में आपके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ कोई ट्रैकिंग नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप थक के जा रहे हो ना तो फिर आपको कहीं पे चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाइए, वहाँ पे आप बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, बहुत सारे बाबा लोग के आश्रम हैं। अगेन ये सारे पेड है, फ्री सर्विस वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन प्री बुकिंग होती है, ऑन साइट पे विजिट करके आप बुक कर सकते हो। वहाँ पे कोई चार्ज की जहाँ तक बात करें, ये पूरे 4 धाम यात्रा की वही खासियत है। और वैसे कह लो कि ये सारे कुछ फिक्स नहीं है, फिक्स है सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के
रुकने का आपको जहाँ पे जिस तरीके की भीड़ होगी उस तरीके से आपको पे करना होगा। फॉर एग्जांपल गंगोत्री में मोस्टली अगर जून जुलाई में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 200-250 रुपये 300 रुपये में भी आपको बेड मिल जाएगा। लेकिन यही अप्रैल मई में जाते हैं तो कई बार आपको 5000-6000 भी पे करना पड़ सकता है। उस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। गंगोत्री में पहुँच के अगर आप गंगोत्री दोपहर तक पहुँच गए हैं तो बेहतर यही है कि आप आराम से स्नान और गंगा माता का दर्शन कीजिए। फिर अच्छा, नॉर्मली होता क्या है ना कि हर जगह पे जहाँ पे गंगा नदी गई है ना, लोग उन्हीं को पूजते हैं। बट गंगोत्री में प्रॉपर गंगा माता का मंदिर है जिसको गंगोत्री धाम भी बोलते हैं। वो सफ़ेद कलर का, आपने अगर देखा होगा फ़ोटो और वीडियो में, वो इतना खूबसूरत दिखता है कि पहाड़ के बीच में, जैसे मैंने बताया ना यमुनोत्री में पीले कलर का मंदिर है, यहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद है। ऐसे भी कहा जाता है कि गंगा माता का पहनावा भी सफ़ेद कलर का होता है, पानी का कलर भी दूध की तरह सफ़ेद है। और वाकई में जो गंगोत्री में जो गंगा है उनका कलर जब आप देखोगे ना, वो दूध की तरह ही दिखती है। क्योंकि जस्ट गोमुख से वो बर्फ़ से पिघल के, वहाँ से गोमुख 10-12 किलोमीटर आगे ही गोमुख में ग्लेशियर से निकलते हुए वो गंगा वहाँ पे आई है। और वो जो गंगा का जो वो कलर है और बाकी चीज़ें, वो अलग ही एक्सपीरियंस आपको देगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि गंगा इतनी खूबसूरत हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे देख रहे होंगे। दोस्तों अभी हम गंगोत्री मंदिर के पास है। ये है गंगोत्री मंदिर। पीछे की तरफ गोमुख से गंगा नदी आ रही है जिसे हम यहाँ पे भागीरथी कहते हैं। यही भागीरथी आगे जाके गंगा बन जाती है। वो सामने जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, आई थिंक शायद वही पीछे कहीं पे गोमुख है। तो हम चल रहे हैं उस तरफ। अभी थोड़ी सी चढ़ाई है, आगे देखते हैं आगे कैसा सफर है। दूसरी चीज़ कि बॉस, अगर आप जा रहे हो तो आप अपने रिस्क, नहाने का रिस्क आप अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे दिन के समय में भी 1 से 2 डिग्री होता है। और आप इमेजिन करो कि ग्लेशियर जस्ट पिघला ही है और आपको उससे नहाना है, तो ये आप अपने, बट अगेन बिना नहाए हुए भगवान का दर्शन, वो तो फिर भगवान ही मालिक है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पे मंदिर में हो सकता है कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत हो। थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है क्योंकि पहाड़ों पे ऐसे भी जगह कम होता है और इतनी ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है, अपने आप में बड़ी बात। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 2-3-4 घंटे से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। आप जाकर के आराम से दर्शन कीजिए। शाम के समय में आरती होती है गंगा माता की, और रात के 8-8:30 बजे मंदिर बंद हो जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना आप कि दर्शन आपको करना है तो शाम के 7-8 बजे से पहले ही आप लाइन में लग जाना, अदरवाइज़ फिर आप दर्शन नहीं कर पाओगे सेम डे। दर्शन करके आप आराम से वहाँ पे स्टे करो। 2 यात्रा आपकी हो चुकी है। तीसरा और अगला पड़ाव सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है बाबा केदारनाथ। मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जो चारधाम की यात्रा में सिर्फ केदारनाथ यात्रा पे, और स्पेशली जो यूथ है उनको लगता है कि चलो केदारनाथ चले गए सब हो गया, क्योंकि केदारनाथ में ट्रैकिंग है, केदारनाथ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और केदारनाथ बहुत दिल्ली और बाकी शहरों से ईजिली कनेक्टेड है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। केदारनाथ आप ऋषिकेश हरिद्वार से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। बट जब आप ये चारधाम की यात्रा कर रहे हो और आप गंगोत्री से केदारनाथ जाना चाह रहे हैं तो अगले सुबह आपको फिर अगेन वही आप कोई सी भी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको जाना होगा सोनप्रयाग। ये सोनप्रयाग केदारनाथ का बेस कैंप है। सुबह अगर आप निकले हैं तो मान के चलिए कि शाम के 7, 8 या 9 बज जाएंगे आपको सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते। सोनप्रयाग एक छोटा सा वैसा है कि मतलब इन सारे यात्राओं में सोनप्रयाग ही एक ऐसा जगह है जो एक शहर की तरह है। वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, बहुत बड़े एरिया में होटल्स, बाकी चीज़ें, बेस कैंप और उस तरीके से टेंट, सब कुछ फैसिलिटी की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। आप आराम से वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर रात में आप पहुँच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन काउंटर तब भी खुला रहता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन करवा के आए उसको एक बार वहाँ पे चेक करवा लो।
सो दैट कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप निकल रहे हैं ना तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो फिर सुबह आपको जाके 1 से 1.5 घंटे लाइन में लगना होगा, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करवा रहे हैं, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। सुबह अगर 3-4 बजे उठ के अगर आप फ्रेश होकर निकल गए हैं यात्रा के लिए तो आसानी होगी। सोनप्रयाग से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है गौरीकुंड। सो बेसिकली गौरीकुंड वो पॉइंट है जहाँ से केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। आप जैसे भी जाना चाहो, गौरीकुंड से 16 से 17 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए छोटी गाड़ियाँ चलती है, बट जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि ये 3-4 किलोमीटर पैदल चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। अदरवाइज 1 वे रास्ता है और कई बार आपको गाड़ियों के लिए वेट करने में ही समय लग जाता है। सो सुबह सुबह आप 3-4 बजे निकलो, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाइए। गौरीकुंड में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मंदिर है। जब आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हो ना भोलेनाथ की, तो पहले वहाँ पे मत्था टेकना ज़रूरी होता है और उसके बाद फिर आप वहाँ से आगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। क्योंकि केदारनाथ वो ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पावरफुल है। और ऐसा कहा जाता है कि पांडव ने सबसे पहले पूजा की थी और फिर इसीलिए वहाँ पे जब आप केदारनाथ के विग्रह का भी दर्शन करेंगे ना, माना ऐसा जाता है कि भोलेनाथ का लिंग जैसा स्वरूप होता है, एक लंबा सा। बट ये पूरे दुनिया में सिर्फ वही एक भोलेनाथ है जो काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप में है। एक तो उनका कलर बिल्कुल गोल्डन की तरह है, बाकी हर जगह के शिवलिंग का कलर या तो ब्लैक होता है या ब्लैक से मिलता जुलता है उस तरीके से, बट वो बिल्कुल एक तो गोल्डन कलर का है और ट्रायंगुलर शेप में है। पांडवों ने पूजा करी थी उनकी और बाकी चीज़, और वहाँ पे तब से इवन जब आदि शंकराचार्य थे तो उन्होंने ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और बाकी चीज़ें। तो उस ज़माने में आदि शंकराचार्य आकर के यहाँ पे मतलब अभी की अगर हम बात करें कि इस समय की कि पिछले आधुनिक या प्राचीन काल में, तो ये आदि शंकराचार्य ने ही इस मंदिर को लोगों के सामने ला के रखा और बाकी चीज़ें उन्होंने स्थापना करवाई। सो गौरीकुंड से आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। 17-18 किलोमीटर की ट्रैक है। अगेन सुनने में बहुत आसान लगता है कि अरे 16-17 किलोमीटर है, क्या ही है, चले जाएंगे। बट बॉस ये 16-17 किलोमीटर यकीन मानिए अगर आप डेली जॉगिंग नहीं करते होंगे, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते होंगे, तो आप शायद 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे। लोगों के सांस फूलने में देखा है, बाकी चीज़ें। तो आराम से जब चढ़ाई कर रहे हैं धीरे धीरे चढ़ाई करें। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आपका बॉडी उस टेम्परेचर को, बाकी चीज़ों को मेंटेन कर लेगा, आप खुद चले जाएंगे। तो बस भोलेनाथ का नाम लेते हुए यात्रा की शुरुआत कीजिए। जगह जगह पे आपको एक चीज़ अच्छी क्या है ना कि ये 16-17 किलोमीटर का ट्रैकिंग आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। पूरे रास्ते आपके पास सारी फैसिलिटी है, खाने के लिए, पीने के लिए। उसके अलावा जगह जगह पे मेडिकल कैंप है, बाकी चीज़ें हैं। और इन सब के साथ जो उत्तराखंड का जो प्लस पॉइंट है कि वादियाँ, नदी, पहाड़, झरने, वो सब आपको एक अलग दुनिया में ही ले जाएगा। आपके मोबाइल के नेटवर्क गायब हो सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और एक चीज़ अच्छा भी है कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है ना, तो आप बाकी की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे। आप रील्स को स्क्रॉल नहीं करोगे, आप बाकी चीज़ें नहीं देखोगे। आप वहाँ पे आराम से उस पॉइंट को, आप उस टाइम को आप फील कर पाओगे जहाँ पे हो। अगर आपसे चला नहीं जा रहा है तो आपको हर पॉइंट पे हर 5 मिनट 10 मिनट पे घोड़े खच्चर बहुत ईजिली मिल जाएगा। उसके लिए अलग से जो भी पे करना हो। अगर आप सामान नहीं ले जा पा रहे, आप पिट्ठू को अपना सामान दे सकते हैं। नॉर्मली ऑन एन एवरेज किसी जो भी मतलब ठीक ठाक धीरे भी चलते हैं, अगर वो सुबह यात्रा शुरू कर रहे हैं ना, तो शाम के 2, 3, 4 बजे तक वो ऊपर मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंदिर के पास अगेन मंदिर के 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही टेंट सिटी है जहाँ पे आप टेंट ले सकते हैं। होटल का किराया यहाँ पे बहुत महंगा होता है। आप किसी भी टाइम में बुक करो 10-15 हज़ार रुपये से कम में आपको कमरा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मंदिर के बिल्कुल 100 मीटर के रेडियस में ही जितने भी होटल हैं, तो आप ऑनलाइन पहले से बुक कर लेंगे, बेहतर है। जब इस रास्ते में आप जाते हैं ना, केदारनाथ की गौरीकुंड से चढ़ाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर के बाद वो जगह है रामबान, जहाँ पे आपको याद होगा 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी,
उस रूट में सब कुछ ख़त्म हो गया था, सिर्फ एक बाबा केदार का मंदिर बचा था। तो वो रामबान मतलब अगर वहाँ के लोकल लोगों से और जो भी पिट्ठू और दुकान वाले हैं उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, एक शहर जो पूरा बसाया हुआ शहर था, उसका नामो निशान नहीं है। नदी की धारा निकली हुई है, पत्थर और मलबा अभी भी है। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि ये रामबान कभी यहाँ पे एक पूरा शहर और बेस कैंप होता था, अब उसका नामो निशान नहीं। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद भी ये एक तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो पूरा केदारनाथ का कॉरिडोर और बाकी चीज़ें बहुत कम समय में वो सारी चीज़ें पहले से भी बेहतर हो चुकी है। वो सारा कुछ देख सकते हैं। शाम में आप पहुँच के रेस्ट करो, चाहो तो बेहतर होगा कि आप शाम में बाबा केदार की आरती का आनंद उठा सकते हैं। शाम के समय में आरती होती है, बाबा का श्रृंगार होता है। एक आरती शाम में 5-6 बजे के आसपास होती है और एक मध्य रात्रि की आरती होती है। तो आप शाम में जाकर के बेहतर है कि दर्शन, हाँ सूर्यास्त के बाद वही 4-5 बजे के बाद आप पहुंच रहे हो तो भोलेनाथ को आप जल नहीं अर्पण कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जैसी मान्यता होती है यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रात्रि के समय आप भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा सकते। आप वहाँ पे जाइए, भोलेनाथ का दर्शन कीजिए, आराम कीजिए। और अगर भीड़ कम है, आप पहुँचे हैं, तो रात्रि के समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच में, ये सबको पता नहीं होता है, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, आप चाहो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सो मोस्टली 11 से 1 बजे के बीच में जो मंदिर के पुजारी वगैरह है वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको अंदर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवा देंगे, पूजा करवाएंगे और बाकी चीज़ें। तो आपकी किस्मत और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप अगर वहाँ के किसी पुजारी के साथ आपने टर्म्स बना लिए और आप पे करने के लिए तैयार है तो वो आपको एक स्पेशल एंट्री रात में दिलवा सकते हैं। तो अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ फिर सुबह उठ करके आप जाइए, लाइन में लग करके और भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ में हेलीपैड की फैसिलिटी है, लाइक जैसे हमने बताया ना कि सोनप्रयाग से आपको ट्रैक करके आना है या फिर आप घोड़े खच्चर से आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चॉपर से या लाइक आपको नहीं चलना है, पहले से बुकिंग करने की ज़रूरत होती है। सोनप्रयाग से मंदिर से जस्ट 100-200 मीटर की दूरी पे हेलीपैड है, वो डायरेक्ट आती है और उसमें टाइम भी आपको कम लगेगा, वीआईपी दर्शन भी आपको मिल जाएगा। तो आप उस फैसिलिटी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि आप टिकट कब बुक किए हैं, उसका चार्ज समथिंग वही 10 या 12 हज़ार रुपये का होता है पर पर्सन। वो आपके आने जाने का दोनों सारा कुछ वैसे मैनेज हो जाए। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वहाँ से 100-200 मीटर के ऊपर पहाड़ियों पे भैरवनाथ है, काल भैरव। तो मान्यता यही है ना कि आप भोलेनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन ज़रूर करो। तो वहाँ दर्शन करने के बाद आप ऊपर जा कर के काल भैरव का दर्शन कर सकते हैं। फिर दर्शन करके आप नीचे वहाँ से सोनप्रयाग के लिए वापस आ जाए। अब है आखिरी पड़ाव, सोनप्रयाग से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बद्रीनाथ के लिए। 8-10 घंटे का सफ़र होता है। बद्रीनाथ में कोई ट्रैकिंग नहीं है, आप आराम से पहुँचेंगे। जैसे गंगोत्री में नहीं है वैसे ही बद्रीनाथ में नहीं है। आप बद्रीनाथ आराम से सुबह अगर आप निकलते हैं शाम तक बद्रीनाथ पहुँचेंगे, स्टे करके सुबह सुबह वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है ना कि वहाँ पे जो नदी है ना, वो वहाँ से हमेशा गर्म पानी ही आता है। आमतौर पे नदियों का क्या होता है कि ठंडे पानी आते हैं, और शहर इस तरफ है नदी के और नदी के उस तरफ भगवान बद्री विशाल का मंदिर है। तो वो चीज़ें अपने आप में बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस देता है। ये जो बद्रीनाथ का मंदिर है, ये जो मेन 4 धाम है उसका सबसे आखिरी पड़ाव और सबसे आखिरी उसमें भी माना जाता है, जो जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन्हें एक बार बद्री विशाल का दर्शन अपने जीवन में कर लिए तो फिर ये जो मनुष्य जीवन का जो आवागमन और बाकी जो 84 लाख योनि है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि भाई बद्री विशाल का दर्शन एक बार तो जीवन में ज़रूर कर लो। बद्री विशाल वहाँ पे बाकी 2 विग्रहों के साथ है, उनका दर्शन कर सकते हैं। वहीं पे पास में ही बद्री विशाल मंदिर के थोड़ी सी दूरी पे माना गांव है, जिसको पहले हम बोलते थे कि भारत का आखिरी गांव है, पिछले 10 साल से ठीक है नहीं कि वो भारत का पहला गांव है। वहाँ पे आप माना गांव में जा सकते हैं। माना गांव में ये जो सरस्वती नदी का आपने नाम सुना होगा जो विलुप्त है, वो सरस्वती नदी आज भी वहाँ पे दिखती है।
वो प्रॉपर वहाँ पे उनका जल स्रोत है और बाकी चीज़ें, तो आप वहाँ का दर्शन कर सकते हैं। ये सारे दर्शन करके आप वापस फिर हरिद्वार और ऋषिकेश आइए आप अपने। बट हाँ, यात्रा में जाने पे आप कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा वेदर और बाकी वहाँ पे आप गर्म कपड़े लेके जाओ, अपना हेल्थ चेकअप पहले से करवा के जाना। अगर आपके साथ अस्थमा या फिर हार्ट का कोई इशू है तो आप डॉक्टर के विदाउट परमिशन मत जाना, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए रिस्की हो सकता है। रजिस्ट्रेशन पहले से आप करवा लो, बेहतर होगा आपके लिए। ऑन साइट बहुत प्रॉब्लम होती है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आप वहाँ बाकी 4 धाम और बाकी एक चीज़ हमेशा आप ये ध्यान रखना कि ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिप नहीं है। ये आप अगर 10 दिन 12 दिन ये यात्रा करते हैं ना, आपको एक अलग लेवल का अनुभव होगा। आपकी लाइफ में वो चेंजेस बाद में दिखेंगे, बाकी चीज़ें, और जो मेमोरी बनेगी वो लाइफ लॉन्ग मेमोरी होगी। बाकी ऐसे ही बाकी यात्राओं के लिए और स्पेशली ये जो रिलीजियस ट्रिप है, बाकी चीज़ें वो जानने के लिए आप चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।